गुड मॉर्निंग बेटा हम ये 10th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड लेसन रीड करने जा रहे हैं। और एक यानी पहले मैंने इसके बारे में बता भी दिया था, जो पहले वीडियो बनाई थी। लेसन का नाम है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। तो जैसा कि मैंने बता दिया था बेटा कि यूरोप के सभी देशों में यानी जब राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, तो उसी समय यानी भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना फैली, तो हमने ये पढ़ चुके थे। तो जो आज की हमारी हेडिंग है वो है सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार से तात्पर्य है बेटा यानी महात्मा गांधी का आगमन। तो इसमें हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, सत्याग्रह का क्या विचार था। तो इसमें ये है बेटा कि जो 1915 में जो महात्मा गांधी थे वे भारत में लौटे थे, यानी 1915 में। और 1915 से पहले बेटा जो महात्मा गांधी थे वे दक्षिणी अफ्रीका में थे, और वहाँ उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते दक्षिणी अफ्रीका के नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था, यानी सफलता उस आंदोलन में इसने भागीदारी निभाई थी। कहने का अर्थ क्या है बेटा, दक्षिणी अफ्रीका में जैसे कि आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में नस्ल के आधार पर यानी रंग भेद के आधार पर जो आंदोलन यानी जो नस्ल भेदभाव किया जाता था, उस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। लेकिन भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। तो हम पहले ये पढ़ेंगे बेटा कि महात्मा गांधी ने जो भारत में जब 1915 में भारत में लौटे, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाए। और मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाए थे बेटा, जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आंदोलन है, आप वीडियो को ध्यान से सुने। जो सबसे पहला आंदोलन है बेटा 1916 में बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए यानी इन्होंने आंदोलन चलाया था। क्या था बेटा, जब बिहार में जो थे, जैसे मान लीजिए आप ये बाग हैं इस तरह से, और जो बाग में बेटा जो लोग काम करते थे ना, उनको इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। तो इस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ यानी किसानों के लिए संघर्ष यानी किसानों को इस व्यवस्था से यानी जो दमनकारी उनके साथ उनका शोषण हो रहा था, इससे बाहर निकालने के लिए यानी 1916 में महात्मा गांधी जी ने पहला आंदोलन चलाया था। इसके बाद बेटा दूसरा आंदोलन चलाया था 1917 में। 1917 में बेटा गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इसमें बेटा वहाँ तो बागानों के लिए था, यहाँ भी चलाया तो किसानों के लिए था। लेकिन बेटा वहाँ खेड़ा के जिले के जो किसान थे उनकी फसल खराब हो गई थी, और दूसरा वहाँ फ्लू नाम की महामारी के कारण जो खेड़ा गांव के किसान थे वो लगान चुकाने की हालात में नहीं थे। यानी क्या किस कारण नहीं थे, क्योंकि उनकी फसल खराब हो गई थी, दूसरी वहाँ पर फ्लू नामक महामारी फैल गई थी, तो वो लगान यानी कर टैक्स चुकाने की हालत में नहीं थे। और वे चाहते थे कि लगान वसूली में यानी वो लगान तो देंगे लेकिन उनको थोड़ा समय यानी ढील दी जाए। तो इसके लिए यानी 1917 में गुजरात के खेड़े जिले में किसानों की मदद के लिए महात्मा गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तीसरा बेटा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुने और याद भी रखें। तीसरा आंदोलन बेटा 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच आंदोलन चलाया। यानी जो मजदूर थे बेटा उनके वेतन को बढ़वाने के लिए यानी महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों में आंदोलन चलाया था। तो इस प्रकार बेटा जब महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने लगातार महत्वपूर्ण 3 आंदोलन चलाए, और इन तीनों आंदोलनों में महात्मा गांधी ने बेटा बहुत सफलता भी पाई, यानी अपार सफलता पाई।
और इससे जो महात्मा गांधी हैं यानी उनकी सफलता पाने के कारण महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का विचार था वो दिन प्रतिदिन यानी बढ़ता चला गया। इसके बाद बेटा मैं आपसे बताती हूँ, क्वेश्चन हमारा ये भी आएगा कि जो सत्याग्रह का विचार है उससे आप क्या समझते हैं। तो आप डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं। ये इसमें ये है बेटा, ये याद रखें आप, वीडियो को चाहे रोक के सुन लेना या वैसे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, आग्रह का अर्थ निवेदन, एक तरह से बेटा निवेदन, कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है, यानी सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो आप उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए, उत्पीड़क होता है बेटा जिसके खिलाफ आप मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, यानी जिससे के खिलाफ आप लड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता, आक्रामकता यानी प्रतिशोध क्या होता है बेटा, बदले की भावना का सहारा लिया। आक्रामकता क्या होता है, जैसे हिंसा का रूप ले लेना। हिंसा क्या होती है, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, और अहिंसा क्या होती है, शांति का रास्ता। तो आक्रामकता का अर्थ होता है बेटा क्या नाम है, हिंसा। तो इसमें कहा, सत्य के विचार में कहा गया है कि प्रतिशोध यानी बदले की भावना या हिंसा का सहारा लिए बिना सत्याग्रही के यानी सत्य के बल पर अहिंसा के सहारे भी हम अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए हमें दमनकारी शत्रु की को यानी जब दमनकारी जो हमारा शत्रु है यानी जो हमारा बुरा करता है, हमारा शोषण करता है, उसकी चेतना को झिझोड़ना होगा, यानी सत्य के रास्ते से जो उसके अंदर की चेतना है उसको हमने झिझोड़ना होगा। किससे, सत्य के विचार से। तो आप ये डेफिनेशन बेटा याद रखें, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद क्या हुआ बेटा कि जैसे आपने सुना कि महात्मा गांधी ने सत्य का रास्ता अपना लिया और उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेंगे और सत्य के रास्ते पर चलेंगे। तो अब दूसरी जो आपकी हेडिंग आती है बेटा, ये सत्याग्रह के बारे में मैंने बता दिया। जो दूसरी आपकी हेडिंग है ये है रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट क्या था बेटा, ये 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पास किया। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने कानून पास किया जिसका नाम था रोल्ट एक्ट। और क्या था ये रोल्ट एक्ट कि इस कानून के जरिए सरकार को राजनीति की गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को यानी कुचलने यानी राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना, यानी सरकार जो थी, सरकार क्या, अंग्रेजी सरकार, यानी राजनीति जो गतिविधियां थी या जो भी कोई रुकावट आती थी उनको कुचलना। राजनीतिक कैदियों को क्या था इसके अंदर है, आप ये याद रख सकते हैं कि राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। किसको मिल गया था, अंग्रेजी सरकार को। अंग्रेजी सरकार को जब ये 2 साल बिना मुकदमा चलाए यानी राजनीतिक कैदियों को यानी इस तरह से जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया, तो इसको कहते हैं बेटा रोल्ट एक्ट। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ है, यानी जब महात्मा गांधी को पता चला यानी ये अन्याय का रास्ता कि बिना मुकदमा चलाए भाई जेल में डाल दे, तो अन्यायपूर्ण इस कानून के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। यानी जो महात्मा गांधी थे बेटा वो चाहते थे कि शांति के रास्ते पर चलकर हमें जो रोल्ट एक्ट हुआ है इसको ख़त्म कर दे, यानी इस तरह यानी शांति के रास्ते पर चले, अहिंसा के रास्ते पर चले। इसके लिए रोल्ट सत्याग्रह आरंभ किया गया और वो कब किया गया, 6 अप्रैल को। यानी
इस कानून को रोकने के लिए रोल्ट सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया। और ये कब आरंभ किया गया? 6 अप्रैल को। इसको कई बार हम जो महात्मा गांधी का है चौथा सत्याग्रह भी कहते हैं बेटा। जैसे 3 तो हमने पढ़े थे, पहला 1916 में बिहार के चंपारण में, 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में, तीसरा 1918 में अहमदाबाद के सूती कारखानों में, और चौथा बेटा इसको भी कह सकते हैं हम रोल्ट एक्ट सत्याग्रह। तो चौथा हमें ये भी है बेटा हमारा। इसके बाद ऐसा बेटा जो रोल्ट सत्याग्रह था इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया। जो रोल्ट सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था बेटा, इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया। तो विरोध में लोगों ने क्या किया? रोल्ट सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने क्या किया? लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, रैली जुलूस का आयोजन करने लगे, सभी लोग हड़ताल पर चले गए। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। यानी जब महात्मा गांधी ने रोल्ट एक्ट यानी सत्याग्रह का वो किया, सत्याग्रह यानी आरंभ किया, ये चौथा, तो अंग्रेजी सरकार ने यानी लोगों ने रोल्ट एक्ट का विरोध किया। उस विरोध में क्या किया? अपनी दुकानें बंद कर दी, रैली जुलूस का आयोजन, सभी लोग हड़ताल पर चले गए। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस पर गोली चला दी। तो जब इतना सब हुआ तो बेटा जो भारतवासी थे, जो लोग थे, वे भी चुप नहीं हुए। लोगों ने क्या किया? इसके बाद लोगों ने बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशन आदि पर हमले बोल दिए। यानी जो भारत के लोग थे उन्होंने, और इस पूरी जब भारत के लोगों ने बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले बोले, तो इस स्थिति पर काबू पाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ बेटा मिलिट्री के सबसे उच्च पद के अफसर को सरकार का मुख्य बना दिया जाता है। यानी मिलिट्री में के सबसे उच्च पद के अफसर को सरकार का मुखिया बना दिया जाता है। यानी जो भी निर्णय लेगा वो अफसर लेगा। जैसे भारत में शासन चलता है राष्ट्रपति के नाम पर, और शासनकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही बेटा मार्शल लॉ है कि जो मिलिट्री का सबसे उच्च पद का अफसर होता है उसको सरकार का मुखिया बना दिया गया। और भारत में उस समय जो मिलिट्री का यानी जो अफसर बनाया गया उच्च पद का, वो कौन था? जनरल डायर। यानी जो मुख्य पद सौंपा गया वो किसको सौंपा गया? जनरल डायर को। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।